मासूम मोहब्बत पार्ट 3। मोक्ष जाकर दरवाज़ा खोलता है तो बाहर मेड अपना सर झुकाए खड़ी थी और उसके हाथों में खाने की प्लेट थी जो अभी थोड़ी देर पहले मोक्ष ने ही कॉल करके मंगवाया था। मोक्ष तो चाहता था सुहानी सबके साथ खाना खाए, लेकिन सुहानी के पास कपड़े नहीं थे और उसने अभी मोक्ष की शर्ट पहनी हुई थी और मोक्ष सुहानी को ऐसे नीचे नहीं ले जा सकता था। इसीलिए उसने अपना और सुहानी का खाना यही मंगवा दिया था। मोक्ष उससे खाने की प्लेट लेता है तो मेड वहाँ से चली जाती है। मोक्ष खाने की प्लेट लेकर अंदर आकर उसे कॉफ़ी टेबल में रख देता है और सुहानी को देख के कहता है, रैबिट खाना खा लो, और खुद सोफे पर बैठ जाता है। सुहानी उसकी बात सुन किसी बच्ची की तरह देखते हुए उसके पास आके उसकी गोद में बैठ जाती है। सुहानी को बचपन से प्यार नहीं मिला था, वो हमेशा प्यार के लिए तरसती थी, लेकिन जब से सुहानी मोक्ष से मिली थी, उसे एक अपनेपन का एहसास होता था। हालाँकि शुरू-शुरू में सुहानी मोक्ष से डर रही थी, लेकिन मोक्ष जिस तरह से सुहानी को पैम्पर करता था, सुहानी को अब उससे डर नहीं लगता था। वो बेझिझक उसके साथ रहती थी। मोक्ष सुहानी की गोद में बैठने से उसकी कमर से होल्ड कर लेता है ताकि वो गिरे ना। सुहानी अब मोक्ष की शर्ट के बटन को खोलने लगती है और मोक्ष उसे खाना खिलाने लगता है। सुहानी भी मोक्ष के हाथों से खाने लगती है। मोक्ष एक बाइट उसे खिलाता तो दूसरा बाइट खुद भी खाता। मोक्ष सुहानी की तरफ देख उसे खिलाते हुए कहता है, रैबिट जो कहना है कहो। सुहानी उसकी तरफ देख, आपको कैसे पता मुझे आपसे कुछ कहना है? तो मोक्ष सुहानी की हाथों की तरफ इशारा करते बोला, तुम जो ये मेरे बटन के साथ खेले जा रही हो ना और अपने मुंह बनाए जा रही हो, उसे पता चल रहा है तुम्हें कुछ कहना है। सुहानी उसकी बात सुन अपना छोटा सा मुंह बनाकर शिकायती लहजे में कहती है, आपको पता है हबी, जब मैं अनाथ आश्रम में रहती थी तो मैं वहाँ हमेशा यही सोचती थी कि काश मेरा भी कोई अपना होता जो मुझे ऐसे ही अपने हाथों से खाना खिलाता और हमेशा मुझे किसी प्रिंसेस की तरह रखता। मोक्ष तो सुहानी के मुंह से अपने लिए हबी सुन सुहानी को ही देखे जा रहा था। उसे हबी बुलाना बहुत अच्छा लगता है, वो उसी को प्यार से देखे जा रहा था। लेकिन तभी उसको सुहानी की बात सुनाई देती है, जिससे उसके फेस के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाते हैं और वो सुहानी को देखने लगता है जो कह रही होती है, आपको पता है अभी अगर मेरा भाई होता तो मुझे किसी राजकुमारी की तरह रखता ना, फिर मुझे इस गंदे अनाथ आश्रम में भी नहीं रहना पड़ता। इतना कहकर वो मोक्ष को देखने लगती है। फिर मोक्ष के गालों में हाथ रख के कहती है, हबी अब आप मुझे मिल गए तो अब कोई मुझे अनाथ नहीं बोलेगा ना। फिर अपनी आंखों में चमक लिए, अभी अब तो मेरे पास भी फैमिली है। मोक्ष सुहानी को देखने लगता है जो उसकी आवाज़ में अपने होश में आया था और अब सुहानी के चेहरे में चमक देखो उसके माथे पर किस करते बोला, हाँ रैबिट, अब आपकी अपनी फैमिली है और अब तुम हमेशा खुश रहोगी और अब कोई भी तुम्हें अनाथ नहीं कहेगा। मोक्ष की बात सुन सुहानी मोक्ष के गले लग जाती है। मोक्ष सुहानी के बालों में हाथ फेरने लगता है। मोक्ष सुहानी को गोद में उठाकर अब वॉशरूम ले जाता है और उसके मुंह को साफ करके बाहर ले आता है और बेड में लिटा देता है। फिर उसके माथे को चूम कर, रैबिट अब रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ। इतना कह के मोक्ष उठने लगता है तो सुहानी उसका हाथ पकड़ लेती है। मोक्ष जो अभी पलटा ही था उसके हाथ पकड़ने से उसकी तरफ मुड़ जाता है। फिर उसे देख, क्या हुआ बच्चा, सोना नहीं है? सुहानी अपनी धीमी आवाज़ में कहती है, अभी मुझे आपके साथ सोना है, मुझे अकेले डर लगता है। मोक्ष सुहानी को देखता है जो किसी 5 साल के छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। मोक्ष उसे देख छोटी सी स्माइल करता है, फिर दूसरी साइड उसके बगल में लेट जाता है तो सुहानी उसे लेटता देख झट से उसके सीने के ऊपर सिर रख के सो जाती है। मोक्ष उसकी हरकत देख मुस्कुराने लगता है, फिर उसके सिर को सहलाने लगता है। मोक्ष का एक हाथ उसके कमर में था और दूसरा हाथ वो उसके बालों को सहला रहा था। सुहानी भी उसे पकड़े सो जाती है। मोक्ष को जब अपने सीने में सुहानी की धीमी सांसें महसूस होती है तो अपना सर नीचे करके देखता है तो सुहानी किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी टी शर्ट को अपने हाथों में पकड़े सो रही थी। मोक्ष धीरे से उसे अपने ऊपर से बेड पर लेटाता है और उसके हाथों से अपनी टी शर्ट छुड़ाता है। फिर उसे देखता है और झुककर उसके फोरहेड पर किस करता है, फिर उसके हाथों में पिलो पकड़ा देता है ताकि वो जागे ना। मोक्ष एक नज़र उसे देख अपने स्टडी रूम की तरफ आ जाता है और सिगरेट निकाल के उसकी कस लेने लगता है। अभी उसके फेस में कोई भी भाव नहीं थे और उसकी आंखें एकदम डार्क हो रखी थी। वो लगातार सिगरेट की कस लिए जा रहा था और अपनी आंखें बंद करके अपनी हेड चेयर में लीन हो जाता है। उसने जैसे ही आंखें बंद किया ही था कि उसकी आंखों में कुछ यादें फ्लैशबैक होने लगती है। फ्लैशबैक इन बिल्डिंग के एक कैबिन में 2 लड़के बैठे थे जो साथ में बैठे कुछ बातें कर रहे थे, जिसमें से एक बोलता है, अभी तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं रखते? वो अनाथों की ज़िंदगी जी रही है, उसे भी अच्छा लगेगा ये जानकर कि उसका भी कोई अपना है। उस लड़के की बात सुन अभी कहता है, मोक्ष तुम जानते हो ना मेरे कितने दुश्मन हैं, और अगर गलती से किसी को पता चला वो मेरी बहन है तो तुम जानते हो ना वो लोग उसे मारने की कोशिश करेंगे मुझे तोड़ने के लिए। इससे अच्छा है वो अनाथों की तरह ही रहे, कम से कम सुरक्षित तो रहेगी। अभी की बात सुन मोक्ष को भी सही लगता है। मोक्ष फिर कुछ सोचकर, वैसे तेरी बहन दिखती कैसी है?
मोक्ष की बात सुन अभी उसे अपनी आंखें छोटी करके देखते बोला, क्यों? तुझे क्या करना है जानकर? शादी करूंगा उससे। मोक्ष उसकी बात सुन तपाक से बोलता है। मोक्ष की बात सुन अभी कहता है, 12 साल की बच्ची है वो। उसकी बात सुन मोक्ष कहता है, तो मैं भी कौन सा अभी शादी करूंगा उससे। उसकी बात सुन अभी कहता है, तो तुझे लगता है कि मैं तेरी शादी उससे कराऊंगा? उसकी बात सुन मोक्ष कहता है, अगर तुम नहीं माने तो मैं उसे उठा के ले जाऊंगा। इतना कह मोक्ष हंसने लगता है तो अभी उसकी तरफ एक फाइल को उठा के फेंकता है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। फिर अभी थोड़ा सीरियस होकर मोक्ष, अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो तुम मेरी बहन को प्रोटेक्ट करना, उससे शादी करके उसका सेवियर हस्बैंड बनना। अभी को सीरियस देख मोक्ष भी सीरियस होकर कहता है, तुझे कुछ नहीं होगा, तुम जानते हो ना तुम कौन हो, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन अभी कुछ नहीं कहता। तभी नॉक की आवाज़ आती है। फ्लैशबैक एंड मोक्ष अपने यादों से बाहर आता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कामिन बोलता है। तो काबिन अंदर आता है। मोक्ष वैसे ही अपनी आंखें बंद किए बोलता है, क्या हुआ, तुम सोए नहीं? तो काबिन मोक्ष को देख के कहता है, तुम जब कुछ बताओगे तब तो नींद आएगी ना। मोक्ष अपनी आंखें खोल उसको देखने लगता है और कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम लोगों से कुछ छिपा रहा हूँ? काबिन उसकी बात सुन, तुम अच्छे से जानते हो। तुम बाहर लोगों से अपने मुंह से कुछ भी कहो, लेकिन जो तुम अपनी आँखों में छिपाते फिरते हो ना, मैं उसे पढ़ सकता हूँ। और मुझे पता है तुम सुहानी को अब से नहीं पहले से जानते हो, और मैंने तुम्हारी आँखों में उसके लिए कुछ देखा है। तुम उसकी फ़िक्र करते हो, वो इसीलिए नहीं कि वो हमारी कार से टकराई थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम उसकी परवाह करते हो और शायद प्यार भी करते हो। तो अब बताओ? मोक्ष उसकी बात सुन हल्का-सा हँसकर, तुम सच में मुझे अच्छे से जानते हो। फिलहाल मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, वो उसी की बहन है। मोक्ष की बात सुन पहले केविन को कुछ समझ में नहीं आता और वो मोक्ष को देखने लगता है। मोक्ष भी उसे देखता है और डेविल स्माइल करता है। स्माइल देख केविन की आंखें हैरत से बड़ी हो जाती है और वो एकदम से बोलता है, उसकी बहन भी थी? मोक्ष कुछ नहीं कहता है। और ये बात तुम्हें कब से पता थी? मोक्ष बेटा उसकी तरफ देखे अपनी आंखें बंद किए बोला, शुरू से ही। उसकी बात सुन केविन बोला, तो उसने हमें ये बात क्यों नहीं बताई? मोक्ष वैसे ही जवाब देता है, उसने मुझे भी नहीं बताई थी। केविन का अब दिमाग खराब हो रहा था। वो फ्रस्ट्रेशन में बोला, तो तुम्हें कैसे पता चली? मोक्ष उसे देखे बिना भाव से, ये बात मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। तुम्हें जो जानना था जान गए ना, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। केविन मोक्ष की बात सुन उसे अपनी आंखें छोटी करके अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम मुझे ये आधी अधूरी बातें मत बताओ, मुझे सब जानना है। मोक्ष उसे देख अपनी सर्द आवाज़ में, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो पूरा हुआ या नहीं? तो केविन उसे देख थोड़ा डर जाता है, फिर अपना सिर हिला के कहता है, हो गया। वो वही डार्क रूम में है। उसकी बात सुन मोक्ष अब अपने चेयर से उठकर अपने कदम स्टडी रूम से बाहर की तरफ आता है। केविन अपने बालों को हाथों में पकड़कर फर्स्ट होकर चिल्ला के उसके पीछे आ जाता है। डार्क रूम, एक रूम में 5 लोग बंधे हुए थे जिनकी हालत बहुत ही बिगड़ी हुई थी। जगह जगह से चोट के निशान थे जिसमें से खून बहे जा रहा था। उनके आसपास 5-6 बॉडीगार्ड थे जिनके हाथों में डंडा और बंदूक थी, जिससे साफ पता चल रहा था उनकी धुलाई अभी इन्हीं ने की होगी। तभी उस डार्क रूम का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ एक शख्स अंदर आता है। उसका फेस मास्क से कवर था। उसी के पीछे केविन और मान भी आते हैं। उन दोनों ने भी अपने अपने फेस में मास्क लगाया हुआ था। सारे बॉडीगार्ड सीधे खड़े हो जाते हैं और अपना राइट हाथ उठाकर अपने लेफ्ट सीने में रख और सिर झुकाकर किंग को ग्रीट करते हैं। मोक्ष सबको एक नज़र देख अपने किंग चेयर में आकर बैठ जाता है और उस सबको देखने लगता है, लेकिन उसकी नज़र तो एक शख्स पर थी और उसको देख उसकी आंखें सर्द हो जाती है और उस डार्क रूम का टेम्परेचर डाउन होने लगता है। सभी के माथे में वहाँ पसीना आने लगता है। उसके सामने बैठे शख्स के चेहरे में भी इस वक्त डर से पसीने थे और वो पसीने से भीग चुका था। ये कोई और नहीं विशाल आहूजा था। उसकी हालत मोक्ष को देख खराब होने लगती है और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, किंग। वो कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि डर के मारे उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे होते हैं। वो तो अभी यही सोच रहा होता है कि उसने ऐसा भी क्या कर दिया जो किंग ने उसे ऐसे कैद किया है। वो अभी सोच ही रहा था कि उसके कानों में किंग की बहुत ही खतरनाक और डरावनी आवाज़ पड़ती है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वो भी एक नहीं, हज़ारों गलतियाँ की हैं तुमने। किन किन गलतियों की सज़ा दो तुझे? उसकी बात सुन विशाल की तो सांसें ही अटक जाती है। सिर्फ उसकी नहीं, वहाँ मौजूद सबकी रूह कांपने लगती है। सिर्फ केविन और मान ऐसे थे जो किंग के चेयर के लेफ्ट और राइट साइड चुपचाप खड़े थे। मान तो अभी अलग ही लग रहा था। वो तो वो मान लग ही नहीं रहा था जो हमेशा हंसी मजाक करता था। वो तो अभी बिल्कुल इमोशनलेस होकर खड़ा था। विशाल बोला, विशाल किंग को देख हकलाते हुए बोला, किंग किंग मैंने क्या किया है जो आपको अभी बोल ही रहा था कि वहाँ गोली चलने की आवाज़ आई? और उसी के साथ विशाल की चीख निकल गई क्योंकि वो गोली उसी को लगी थी जो मान ने उसके पैरों में मार दी थी। मान आगे बढ़कर नीचे पंजों के बल बैठ उसके जबड़े को पकड़कर अपने दांत पीसते बोला, किंग को अटक अटक कर बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। विशाल डरते हुए मोक्ष की तरफ देखने लगता है। मोक्ष तो अपने चेयर में
बैट सिगरेट के कस ले रहा था। उसका चेहरा अभी एक्सप्रेशनलेस था और वो एकटक विशाल को देखे जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे ये तूफान आने की पहले की शांति हो। मान उसके जबड़े को छोड़ खड़े होकर कहता है, बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कियों को किडनैप करके उनका रेप करके मार डालने का। आज के बाद नहीं कर पाएगा। और वो एक केवल स्माइल करने लगता है और अपने गन को विशाल के पैंट के बीच में रख के शूट कर देता है। तो विशाल की एक बार फिर एक दर्दनाक चीख पूरे डार्क रूम में गूंजने लगती है। मोक्ष जब अपने चेयर से उठ उसकी तरफ बढ़ने लगता है, वसाल किंग को अपनी तरफ आता देख अपने दर्द को सहकर हिम्मत करके कहता है, देखो किंग, तुम जानते नहीं हो, अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुन किंग के कदम रुक जाते हैं और किंग को रुकता देख विशाल को राहत मिलती है कि किंग उसकी बात से डर गया। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा डर से कांपने लगता है, क्योंकि किंग अब जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी, वो किसी शैतान की तरह हंस रहा था। मोक्ष एकदम चुप होकर विशाल के पास आकर उसकी आंखों में देख कहता है, तुम्हें क्या लगता है किंग तुम्हारी धमकी से डर जाएगा? फिर वो अपना सिर टेढ़ा करके कहता है, क्या कहा था तुमने? तुम्हारा भाई मुझे नहीं छोड़ेगा। किंग फिर हंसने लगता है, लेकिन अब उसकी आंखें एकदम लाल थी और वो विशाल का गला पकड़ के कहता है, किंग को मात देना इतना आसान नहीं है। रही तुम्हारे भाई की बात, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी को उसको अंतिम संस्कार का मौका ज़रूर दूंगा। किंग अब उसका गला छोड़ बॉडीगार्ड की तरफ देखता है तो एक बॉडीगार्ड जल्दी से एक छोटा सा नाइफ उसकी तरफ पकड़ा देता है। किंग उसे देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, ये मेरा फेवरेट हथियार है। और फिर वह विशाल के हाथों को देखता है, उसे देख उसकी आंखों से खून उतरने लगता है। वो उसके हाथ की उंगलियों को पकड़ काटने लगता है और विशाल की वहाँ चीखें गुजने लगती है। मोक्ष को तो यही याद आ रहा था, किसी हाथ से विशाल ने उसके रैबिट को छुआ था, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और उस पर हाथ भी उठाया था। अब तो मोक्ष का गुस्सा बढ़ते जा रहा था, लेकिन फिर भी उसे राहत नहीं मिली। उसे बार बार अपनी आंखों के सामने सुहानी का वो दर्द भरा चेहरा याद आ रहा था। उसकी हालत, उसके शरीर में वो निशान मोक्ष की आंखों के सामने किसी रील की तरह चल रहा था। किंग का गुस्सा अब इतना बढ़ने लगा कि उसने बड़ी बेरहमी से विशाल के सीने में उस छोटे से चाकू को चुभा दिया और उसे घुमाने लगा। उसका ऐसा रूप देख वहाँ सबकी हालत खराब होने लगी। एक पल के लिए तो मान और कैबिन भी डरने लगे। उसका ऐसा रूप देखकर किंग वार करता रहा जब तक उसके अंदर जल रही आग शांत नहीं हुई। उसके ऐसे बेरहमी को बसाल सह नहीं पाया और उसने अपनी सांसें हमेशा के लिए रोक दी। अब वो नहीं रहा था। मोक्ष फिर भी उस पर वार किए जा रहा था। मान ने उसकी तरफ देखा, जिसके हाथ, चेहरा और कपड़े पूरे रंग चुके थे, लेकिन वो फिर भी उसे नहीं छोड़ता। उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था वो क्या कर रहा है। इतनी वार किए थे। मान हिम्मत करके उसके कंधे में हाथ रखता है तो मोक्ष ने अपनी जलती हुई आंखों से मान को देखा तो मान तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। उसे मोक्ष को देखा आज पहली बार इतना डर लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी हकलाते हुए बोला, किंग वो मर चुका है। उसकी बात सुन। अब जाकर मोक्ष ने उसे देखा, फिर उसने अपनी गार्ड की तरफ देख इसे डानियाल के पास फेंक दो। इतना कह के मोक्ष अब वहां से अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन जाते जाते एक नजर काविन और मान को देखता है और वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद वहां का माहौल पहले से जरा ठीक हो जाता है, क्योंकि मोक्ष के गुस्से से पूरे डार्क रूम का टेम्परेचर हाई हो रखा था और सबकी डर के मारे हालत खराब थी। विशाल के साथ जो बाकी 4 लोग थे वो तो राहत की सांस लेते हैं कि अच्छा हुआ किंग ने उन्हें ऐसे टॉर्चर करके नहीं मारा, वरना वो लोग दोबारा जन्म लेने से पहले 100 बार सोचते। उनकी सोच को विराम देते हुए काविन बोला, सही सोच रहे हो तुम, लेकिन चिंता मत करो, हम लोग थोड़ा दयालु है, तुम लोगों को जरा आसान मौत देंगे। उसके बाद सुनो वो चारों घंटे डरने लगते हैं, लेकिन वो लोग कुछ कह पाते तभी वहां गोली चलने की आवाज आती है, जिसे काविन ने चलाई थी और मान ने भी। अब उन चारों की भी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाती है। काविन मान को देखता है और थम्स अप का चिन्ह का इशारा करता है। फिर दोनों भी वहां से बाहर चले जाते हैं। गार्ड उन सबकी बॉडी को डैनियल के पास फेंक देते हैं, जो मोक्ष का पालतू टाइगर था। मोक्ष वापस अपने कमरे में आता है तो उसकी नज़र सीधा बेड पर सोई हुई सुहानी में पड़ती है, जो तकिए को गले लगाकर सो रही थी। मोक्ष उसे देखना में अपना सिर हिला देता है, फिर वॉशरूम में आता है, क्योंकि मोक्ष के कपड़ों में खून और हाथों में भी खून लगा हुआ था। मोक्ष वॉशरूम से चेंज करके आता है और बेड में लेट जाता है। फिर सुहानी की तरफ देख उसे अपने ऊपर लिटा देता है। सुहानी उसके ऐसे खींचने से थोड़ा कसमसाती है, फिर मोक्ष के सीने में अपने चेहरे को रफ करके वापस सो जाती है। मोक्ष उसकी ये हरकत देख मुस्कुराता है और वो भी अपनी आंखें बंद कर देता है और थोड़ी देर में उसकी भी आंख लग जाती है। आज पहली बार मोक्ष चैन से सो रहा होगा, नहीं तो पिछले 4 सालों से ठीक से सोया तक नहीं था। अगर कभी सो भी जाता था तो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता था। अगली सुबह मोक्ष का कमरा सुबह की खिड़की से आती धूप बेड पर सो रहे 2 लोगों पर पड़ती है, जो इस वक्त दुनिया जहान से बेखबर चैन की नींद सो रहे थे, मानो वो कितने सालों से सोए नहीं हो। और आज उन दोनों के चेहरे में एक सुकून था। दूर से देखने में तो ऐसा लग रहा था कि बेड पर सिर्फ कोई एक ही सो रहा होगा। अगर सुहानी का सिर ना दिखता तो सब यही सोचते कि हाँ, एक ही पर्सन सो रहा है, क्योंकि मोक्ष ने सुहानी को अपने ऊपर ऐसे कवर किया था कि सुहानी का तो पता ही नहीं चल रहा था।
बस उसका सिर मोक्ष के सीने से लगा हुआ दिख रहा था। वो दोनों अभी सो ही रहे थे कि मोक्ष का फ़ोन रिंग होता है तो मोक्ष की नींद खुल जाती है। तभी उसे अपने सीने में कुछ भार महसूस होता है तो वो अपनी नज़र नीचे करके देखता है, तो उसकी नज़र सुहानी के मासूम चेहरे में जाती है जो सोते वक़्त और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। मोक्ष सुहानी के चेहरे को देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अगर अभी इसकी ही मुस्कान कोई देख लेता तो उसकी इस मुस्कान का कायल ही हो जाता, पर अफ़सोस ये मुस्कान उसके फ़ेस में सिर्फ अपनी रैबिट को देखकर ही आ सकती है। ओपन माउथ स्माइल। मोक्ष का फ़ोन फिर से एक और बार रिंग होता है तो मोक्ष अपने फ़ोन की तरफ नज़र डालता है, फिर सुहानी की तरफ। मोक्ष जल्दी से अपने साइड टेबल से अपना फ़ोन निकाल उसे साइलेंट करता है ताकि सुहानी की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। वो फ़ोन रिसीव करके अपने कान में लगाता है तो दूसरी तरफ से केविन की आवाज़ आती है। क्या बात है, जो हमेशा मशीन की तरह काम करता रहता है और सोता तक नहीं, आज 8 बजने पर भी वो अभी तक नहीं उठा। ऐसा भी क्या कर रहे हो तुम, जो अभी तक थकान नहीं गई तुम्हारी? इतना बोल केविन हंसने लगता है। केविन की बात सुन मोक्ष की आंखें छोटी हो जाती है और अपने दांत पीसते बोला, शट अप। उसकी आवाज़ सुन सुहानी की नींद खुल जाती है। सुहानी को उठता देख मोक्ष को रियलाइज़ होता है कि वो ज़्यादा ही तेज़ बोल गया था कि तभी उसे अपने कान में केविन के हंसने की आवाज़ आती है। मोक्ष अपनी धीमी आवाज़ में, तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, इतना कह के वो फ़ोन कट कर देता है और केविन अपना मुंह बनाकर फ़ोन को घूरने लगता है। इधर जैसे ही मोक्ष सुहानी को उठता देखता है वो सुहानी के माथे को चूम कर गुड मॉर्निंग रैबिट कहता है। सुहानी अपने चेहरे को मोक्ष के शर्ट में रफ करके अपने मुंह का पाउट बनाकर कहती है, गुड मॉर्निंग हबी। उसके चेहरे को देख मोक्ष मुस्कुराकर सुहानी के होठों पर पैक करता है, रैबिट यू लुक वेरी ब्यूटीफुल जस्ट लाइक अ बेबी डॉल। मोक्ष की बात सुन सुहानी मुस्कुराने लगती है और कहती है, सच्ची आपको पता है गीता भी मुझे यही कहती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। फिर अचानक सुहानी को गीता की याद आती है कि उसने तो पिछले 4 दिन से गीता से तो बात ही नहीं की है। वो मेरे लिए कितना परेशान हो रही होगी, यही सोचते हुए सुहानी की आंखें अब नम हो जाती है। मोक्ष जो उसे ही देख रहा था उसकी आंखों में नमी देख वो थोड़ा परेशान हो जाता है और उसके गालों में हाथ रख के कहता है, व्हाट हैपेंड रैबिट, तुम रो क्यों रही हो? सुहानी अपने आंखों में नमी लिए उसे देख के कहती है, हाँ भी मैं तो यहाँ ठीक हूँ, लेकिन वहाँ गीता मेरे लिए परेशान हो रही होगी। मैंने तो उसे बताया भी नहीं है कि मैं ठीक हूँ और पता नहीं वो कैसी होगी। सुहानी के आंसू अब उसके गालों में बहने लगते हैं। डोंट क्राई रैबिट, आई डोंट लाइक टीयर्स इन योर आइज। लेकिन सुहानी अभी भी सिसक रही होती है। मोक्ष उसके बालों को सहलाते हुए, अच्छा चलो रोना बंद करो, हम उससे मिलने जाएंगे, तुम चिंता मत करो। मोक्ष के ये कहते ही सुहानी अपनी आंखों में चमक लिए जल्दी से उसके ऊपर से उठकर उसके पेट में बैठते हुए, सच्ची अभी हम सच में उससे मिलने जाएंगे? सुहानी के ऐसे एकदम उठने से मोक्ष तो उसको देखता ही रह गया, जो अभी ऐसे रो रही थी और अब एकदम से खुशी से उछल रही है। मोक्ष तो अपना सिर नागवारी से हिला देता है और उसे देख हामिद सिर्फ अपना सिर हिला देता है। वो तो ये सोच रहा था कि उसकी लिटिल बेबी पहले तो उसको देख के डरती थी, लेकिन अब तो जैसे उसका डर कहीं गायब ही हो गया है। मोक्ष बेड से उठकर सुहानी को अपनी गोद में वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, चलो पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद चलेंगे। सुहानी भी उसकी शर्ट को अपने हाथों में पकड़ लेती है। करीब 1 घंटे बाद मोक्ष सुहानी को अपनी गोद में वॉशरूम से बाहर आता है। मोक्ष ने अभी बाथरोब पहना था, वहीं सुहानी टॉवल से कवर थी और अभी उसका चेहरा पूरा लाल हो रखा था और उसके गाल में बाइट के निशान थे। सुहानी मोक्ष के सीने में अपना मुंह छुपाए थी। मोक्ष सुहानी को सीधे क्लोजेट रूम की तरफ ले जाता है और सुहानी को वहां रखी चेयर में बिठा देता है तो सुहानी अपना सर नीचे करके बैठ जाती है। मोक्ष सुहानी को देख, रैबिट मैंने तुम्हें कहा था ना तुम बाहर जाओ, लेकिन तुम्हें जिद किए जा रही थी। असल में हुआ ये था कि जब मोक्ष सुहानी को वॉशरूम में लाया था तो उसने सुहानी के लिए बाद में उसके लिए गुनगुना पानी भरा, फिर उसमें सुहानी को बैठा देता है और उसे नहलाने लगता है। मोक्ष अपने मन में सोचता है, मैंने अपने लिए बीवी नहीं किसी बच्ची को अडॉप्ट किया हुआ है। वो नामे अपना सिर हिला देता है। मोक्ष सुहानी के कपड़े निकाल अब उसे अच्छे से नहलाता है, लेकिन जब वो सुहानी को नहलाते वक्त उसकी बॉडी को टच करता है तो उसे अपने अंदर गर्मी महसूस होने लगती है। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। कुछ ही देर में उसने सुहानी को अच्छे से बात देकर उसे टॉवल से कवर कर देता है और सुहानी को देख कहता है, रैबिट तुम अब बाहर जाओ, मैं शावर लेकर आता हूँ। इतना क्या वो अपनी शर्ट निकाल कर शावर ऑन करने लगता है कि सुहानी उसे देख, आप खुद कैसे नहा सकते हो, मैं भी आपको नहलाऊंगी। सुहानी की बात सुन मोक्ष अपनी जगह में जम से जाता है। फिर वो सुहानी को देख, रैबिट मैंने बोला ना तुम बाहर जाओ, मैं खुद शावर ले सकता हूँ, तुम बाहर वेट करो। लेकिन सुहानी अब जिद करने लगती है। असल में मोक्ष सुहानी की जैसी केयर करता था, सुहानी भी मोक्ष के लिए वैसा ही करना चाहती थी। उसे डर था कहीं अगर मोक्ष उसकी जितनी केयर करता है, अगर सुहानी नहीं करेगी तो मोक्ष उससे परेशान होकर उसे घर से ना निकाल दे और उसे जो अभी अभी फैमिली मिली थी कहीं उससे छिन ना जाए। मोक्ष सुहानी की जिद देख थोड़ा गुस्से में, रैबिट मैंने कहा ना जिद मत किया करो। लेकिन सुहानी अब मोक्ष के पास आ जाती है और शावर ऑन करके उसके साथ खड़ी हो जाती है। मोक्ष सुहानी की हरकत देख अपनी आंखें छोटी कर देता है, लेकिन सुहानी अब सोप लेकर मोक्ष की बॉडी पर लगाने लगती है। मोक्ष को जैसे अपनी बॉडी में सुहानी के हाथों का स्पर्श महसूस होता है, उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। सुहानी अब उसके ऊपर पूरे बॉडी में सोप लगाते हुए हाथ घुमाने लगती है।
वो तो अपना काम बिना किसी शर्म के कर रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी ये नादानी किसी के दिल में आग लगा रही है। मोक्ष से जब कंट्रोल नहीं होता, तो अपनी आँखें खोल सुहानी को पकड़ के दीवार से लगा देता है। मोक्ष की हरकत देख सुहानी उसको देखने लगती है। वो भी सुहानी को अपनी इंटेंस नज़रों से देख रहा होता है। सुहानी उसे देख कहती है, "क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं?" अभी इसने इतना ही कहा था कि मोक्ष उसके होठों को अपने होठों से कैद करके बंद कर देता है। उसे किस करने लगता है। उसके अचानक किस करने से सुहानी चौंक जाती है और उसे अपनी बड़ी-बड़ी पलकों को झपका-झपका के देखने लगती है। मोक्ष ने अपनी आँखें बंद किए हुए था। वो अपनी आँखें बंद किए हुए अपना एक हाथ उठा के सुहानी की आँखों में लगाकर उसकी आँखों को भी बंद कर देता है और उसके होठों को शक और स्मूथ करने लगता है। उसके किस करने से सुहानी को अपने पेट में एक गुदगुदी सी होने लगती है और पूरे बॉडी में अजीब-सा फ़ील होने लगता है। उसे तो पता ही नहीं था कि मोक्ष के हमेशा करीब आने से उसको ऐसा क्यों होता है। मोक्ष की किस अब तक के साथ डीपली होती जाती है, तो सुहानी के हाथ मोक्ष के सीने में चले जाते हैं। मोक्ष का कंट्रोल अब खुद से खो जाता है और वो अपना एक हाथ सुहानी की पीठ को सहलाने लगता है और दूसरे हाथ से वो सुहानी के टॉवल को खोलने लगता है। सुहानी को तो मोक्ष के ऐसे छूने से अलग ही बेचैनी हो जाती है और उसके हाथ अब मोक्ष के कंधे में कस जाते हैं। मोक्ष उसके हाथों की पकड़ अपने कंधे में महसूस करके उस टॉवल को उसके शरीर से अलग कर देता है। फिर उसके लिप्स को छोड़ उसके गर्दन और कॉलर बोन में किस करने लगता है और अपने हाथ को उसकी पूरी बॉडी में फिराने लगता है। मोक्ष अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो सुहानी की गर्दन और कॉलर बोन में बाइट करने लगता है। आह! कि तभी उसके कानों में सुहानी की दर्द भरी आवाज़ पड़ती है, क्योंकि उसके बाइट करने से सुहानी को दर्द होता है और उसके मुँह से आह निकल जाती है। उसकी आवाज़ सुन मोक्ष अपने होश में आता है और सुहानी से दूर हो के देखने लगता है। वो सुहानी की आँखों में देखता है, जिसकी आँखों में नमी थी। मोक्ष को अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुहानी से दूर होके कहता है, "सॉरी रैबिट", लेकिन सुहानी कुछ नहीं कहती और मोक्ष के सीने से लग जाती है, क्योंकि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और आज पहली बार उसके फेस में शर्म की लाली दिख रही थी। मोक्ष सुहानी को शर्माता देख स्माइल करने लगता है। उसे तो लगा था उसकी रैबिट उससे नाराज़ होगी, लेकिन उसे यूँ शर्माता देख वो मुस्कुराने लगता है। फिर उसे दूसरे टॉवल से कवर करके खुद बाथरोब पहन सुहानी को अपनी गोद में लिए वॉशरूम से बाहर आ जाता है। सुहानी अपना सर नीचे किए हुए ही रहती है, तो मोक्ष अब अपनी एक शॉर्ट निकाल के उसे पहनाते बोला, "क्या हुआ?" सुहानी नाम में अपना सिर हिला देती। उसे पता था उसकी ये प्यारी सी छोटी सी बीवी शर्मा रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। उसे तो अच्छा लगता है कि उसकी करीबी से सुहानी को अच्छा लगता है। मोक्ष उसे अपना शॉर्ट पहनाकर खुद के कपड़े निकाल पहनते हुए बोलता है, "रैबिट, तुम्हारे कपड़े थोड़ी देर में आ जाएँगे, तब तक तुम यहीं कमरे में रहना, ठीक है?" सुहानी उसकी तरफ देख, "क्यों, आप कहीं जा रहे हैं?" "मैं स्टडी रूम में हूँ, तुम तब तक यहीं रहना, मैं तुम्हारा ब्रेकफ़ास्ट रूम में मँगवा दूँगा।" ओके, मोक्ष उसके पास आकर कहता है। सुहानी उसकी बात सुन मायूसी से अपना सिर नीचे किए हुए ही कहती है, "पर मुझे आपके साथ खाना है, मुझे अकेले नहीं खाना।" मोक्ष उसकी आवाज़ में मायूसी समझते हुए उसके चिन को पकड़ के ऊपर करते बोला, "ठीक है, मैं हम दोनों का खाना यहीं मँगवा देता हूँ।" सुहानी की आँखों में अब चमक आ जाती है और वो ज़ोर-ज़ोर से अपना सिर हाँ में हिला देती है और मोक्ष उसकी हरकत देख उसके बालों को सहलाकर अपना फ़ोन निकाल कर कॉल करके अपना और सुहानी का ब्रेकफ़ास्ट रूम में मँगवाता है। मोक्ष सुहानी को गोद में उठाकर क्लोज़ेट रूम से बाहर लाता है और उसे सोफ़े में बिठा देता है और खुद भी अपना फ़ोन निकाल उसके बगल में बैठ जाता है और मेल्स चेक करने लगता है। कुछ देर बाद मोक्ष के कमरे का डोर नॉक होता है। मोक्ष सोफ़े से उठकर दरवाज़ा खोलता है तो बाहर एक मेड खड़ी थी और उसके हाथ में खाने की ट्रे थी और उसी के पीछे केविन अपने हाथों में कुछ बैग लिए खड़ा था। मोक्ष मेड से ट्रे लेकर अंदर की तरफ आ जाता है और केविन अपने हाथ में बैग को लिए अंदर आता है। तो मोक्ष खाने की ट्रे कॉफ़ी टेबल में रख उसके सामने खड़ा हो जाता है। केविन उसे ऐसे सामने खड़ा देख उसे सवालिया नज़रों से देखने लगता है। मोक्ष उसके हाथों से बैग लेते बोला, "तुम जा सकते हो।" केविन उसकी बात सुन अपनी आईब्रो उठाकर कहता है, "तुम मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये मेरा रूम है, मुझे पसंद नहीं कोई मेरे रूम में आए।" मोक्ष में दाँत पीसते हुए बोलता है और उसकी बात सुन केविन भी अपनी आँखें छोटी करके बोला, "मैं पहले भी तुम्हारे कमरे में आता था, तो अब तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है मेरे आने से?" मोक्ष उसकी बात सुन गुस्से में कहता है, "पहले की बात अलग थी।" उसकी बात सुन केविन उसे अजीब नज़रों से देखने लगता है। वो अभी कुछ बोलने ही वाला होता है कि उसकी नज़र उसके पीछे सोफ़े में बैठी सुहानी पर जाती है, जो किसी छोटे बच्चे की तरह अपने पाँव को फ़ोल्ड करके उन्हीं दोनों की तरफ टुकुर-टुकुर देख रही थी। एक पल के लिए तो केविन उसके उस बचपन में खो ही जाता है। मोक्ष उसे सुहानी को ऐसा घूरता देख अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कस लेता है और अपना दाँत पीसते बोला, "उसे घूरना बंद करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ।" केविन होश में आकर मोक्ष को देखने लगता है। उसे मोक्ष के चेहरे में जाली-सी साफ दिख रही थी, लेकिन केविन मुस्कुराने लगता है। फिर थोड़ा उसके पास आकर मोक्ष के कान में बोलता है, "I agree that you have married him, but at least you should have controlled yourself. Why did need to be so wild?" इतना कह के केविन मोक्ष से दूर हो जाता है। मोक्ष तो उसी बात सुन कन्फ्यूज़्ड होकर उसे देखने लगता है। मोक्ष को कन्फ्यूज़ देखकर केविन सुहानी की तरफ इशारा करके अपनी एक आँख
ब्लिंक करके मुस्कुराने लगता है। मोक्ष उसके इशारे देख सुहानी की तरफ देखने लगता है तो उसकी नज़र सुहानी के नेक में बने मार्क्स पर जाती है, तो वो अपनी आँखें कस के बंद कर देता है और केविन की तरफ देख गुस्से में कहता है, "ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो।" केविन उसकी बात सुन कैसा नहीं है और फिर स्माइल करने लगता है। मोक्ष अब उसको ऐसा मुस्कुराता देख उसका दिमाग खराब होने लगता है। वो अब अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, "शट अप एंड गेट आउट ऑफ हियर। आई विल मेक यू डिसअपियर फ्रॉम दिस वर्ल्ड।" उसकी इतनी सर्द आवाज़ सुन काबिन डरते हुए, "ओके जाता हूँ।" गुस्सा क्यों कर रहा है? फिर बुदबुदाते हुए पहले तो खुद ऐसी हरकत करता है और कोई समझाए तो गुस्सा दिखाने लगता है और मुँह बनाकर वहाँ से निकल जाता है। उसकी बात सुन मोक्ष उसे जाते हुए घूरने लगता है। फिर एक लंबी साँस लेकर सुहानी की तरफ मुड़कर उसे देखता है, जो अब भी उसे ही देखे जा रही थी। मोक्ष उसे देख उसकी तरफ बढ़ सोफ़े में आकर बैठ जाता है। फिर उसे अपनी गोद में बिठाकर कहता है, "मुझे देख के तुम्हारा पेट नहीं भरेगा।" और प्लेट उठा के उसे खिलाने लगता है। सुहानी भी उसे देख चुपचाप उसके हाथों से खाना खाने लगती है और खुद भी प्लेट से रोटी का एक टुकड़ा तोड़ सब्ज़ी लगा के उसकी तरफ बढ़ा देती है। मोक्ष उसे देखने लगता है, जो उसे ही अपनी बड़ी-बड़ी पलकों को झपका के देखे जा रही थी। मोक्ष अपना मुँह खोल उसके हाथों से वो निवाला खा लेता है। कुछ ही देर में दोनों का ब्रेकफ़ास्ट हो जाता है, तो मोक्ष उसकी तरफ एक बैग पकड़ाते हुए बोला, "जाओ पहले तुम चेंज करके आओ, फिर साथ में तुम्हारी दोस्त से मिलने जाएँगे।" मोक्ष की बात सुन सुहानी खुश होकर बैग उसके हाथ से लेकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है और मोक्ष उसे देख के ना में अपना सिर हिला देता है और खुद भी चेंज करने चला जाता है। 10 मिनट बाद सुहानी चेंज करके वॉशरूम के दरवाजे में खड़ी हो जाती है। मोक्ष जो थोड़ी देर पहले ही चेंज करके रूम में आया था, जब वॉशरूम के दरवाजे की खोलने की आवाज़ सुनता है तो उस तरफ देखता है तो उसकी नज़र वहीं ठहर जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, मानो अभी बाहर ही आ जाएगा। दरवाजे पर सुहानी खड़ी उसे ही देख रही थी। सुहानी ने अभी पिंक कलर की डेनिम और उसके अंदर ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें व्हाइट कलर में बहुत ही प्यारा खरगोश बना हुआ था। सुहानी उसमें किसी छोटे बच्चे की तरह दिख रही थी। मोक्ष अपनी जगह से खड़ा होकर उसकी तरफ आता है। अभी उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और सुहानी तो मोक्ष को अपनी तरफ आता देख उसकी नज़र खुद ब खुद नीचे झुक जाती है। मोक्ष सुहानी के पास आ उसके चिन को अपनी 2 उँगलियों से ऊपर उठाते उसे देखता है तो सुहानी का चेहरा लाल हो रखा था। शर्म के मारे मोक्ष उसे ऐसे देख के मुस्कुराने लगता है और उसके दोनों गालों में हाथ रख बड़ी शिद्दत से उसके माथे को चूम लेता है, जिसके साथ ही सुहानी की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। मोक्ष सुहानी को देख कहता है, "यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल।" उसकी बात सुन सुहानी ब्लश करने लगती है। मोक्ष सुहानी को अपनी गोद में उठा देता है और कमरे से बाहर अपने कदम बढ़ा देता है। हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। निहारिका जी राज जी से सुहानी की मुंह दिखाई के बारे में बात कर रही थी, तो वहीं काबिन और आर्यन आपस में पता नहीं क्या खुसुर-फुसुर कर रहे थे। निहारिका जी की नज़र ऊपर की तरफ जाती है तो उन्हें मोक्ष सुहानी को अपनी गोद में लादा दिखाई देता है और वो एकटक ऊपर देखने लगती है। राज जी निहारिका जी को ऊपर देखता देख कहते हैं, "नेहा, तुम ऊपर क्या देख रही हो? क्या है वहाँ?" उनकी नज़र भी अब ऊपर जाती है तो उनकी बोलती भी बंद हो जाती है। केविन आर्यन अपने मम्मी-पापा को ऐसे ऊपर देखता देख उनकी भी नज़र ऊपर की तरफ जाती है तो वो भी एकटक ऊपर देखने लगते हैं। सब लोग तो उसे ऐसे देख के चौंक जाते हैं, सिर्फ़ केविन ऐसा था जो मुस्कुरा रहा था। किसी को तो अपनी आँखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहे हैं सच है। जो लड़का आज तक लड़कियों को अपने सामने तो दूर देखना भी पसंद नहीं करता था, आज वो लड़का अपनी बीवी को किसी बच्चे की तरह गोद में उठाकर ला रहा है। सब उसे ही आँखें फाड़े और मुँह खोले देख रहे थे। मोक्ष नीचे आकर सुहानी को सोफ़े पर आराम से बिठा देता है और सबको देखने लगता है। लेकिन कोई कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो अब भी उसे अपने मुँह खोले देखे जा रहे थे। मोक्ष उनको ऐसे देख अपनी कोल्ड आवाज़ में कहता है, "व्हाट हैपेंड?" उसकी आवाज़ सुन जैसे सब अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और मोक्ष को सामने देख सक-पका जाते हैं। निहारिका जो उसका ध्यान अपनी तरफ कर थोड़ा नॉर्मल होकर कहती है, "अच्छा हुआ मोक्ष तुम आ गए। वो हमें तुमसे सुहानी की मुँह दिखाई के बारे में बात करनी थी। मैंने और राज जी ने सोचा है क्यों ना हम कल सुहानी की मुँह दिखाई की रस्म रखें।" निहारिका जी की बात सुन मोक्ष उनकी तरफ देखते हुए बोला, "कोई मुँह दिखाई नहीं होगी।" सब उसकी बात सुन हैरान हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। राज जी उसकी बात सुन थोड़ा गुस्से में, "क्यों नहीं होगी मुँह दिखाई? तुमने उसे अपनी मर्ज़ी से शादी किया है, तो अगर हम लोग रस्में करना चाहते हैं, तो तुम क्यों मना कर रहे हो?" राज जी की बात सुन केविन भी उनकी बात में सहमति जताते बोला, "हाँ मोक्ष, तुम क्यों नहीं चाहते मुँह दिखाई ना हो?" मोक्ष सबकी तरफ देख क्योंकि रैबिट अभी छोटी है और उसकी अभी पढ़ाई की उम्र है। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि सुहानी मेरी वाइफ़ है। ऐसे में उसके करियर में प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग जानते हैं मीडिया हर वक़्त हमारी एक न्यूज़ पाने के लिए कैसे उतावली रहती है और फिर सुहानी को भी ये सब फ़ेस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप लोग भी किसी को भी सुहानी की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं लगने दें। उसकी बात सबको सही लगती है और सब मोक्ष की बात मान जाते हैं। मोक्ष सुहानी का हाथ पकड़ उसे बाहर की तरफ ले जाने लगता है। तो निहारिका जी मोक्ष को देख के कहती है, "बेटा तुम दोनों कहीं जा रहे हो?" तो वो निहारिका जी की तरफ देख जैसे ही कुछ कहने को होता है तो सुहानी एक्साइटेड होते हुए कहती है, "यस मम्मा, अभी मुझे मेरे दोस्त गीता से मिलाने ले जा रहे हैं। मैंने उसे बताया नहीं है। नहीं है ना, मुझे फैमिली मिल गई है और वो ये जान के खुश हो जाएगी।" इतना कह के वो मोक्ष के हाथ को ज़ोर-ज़ोर से हिलाने लगी सब लोग। तो अब जाकर सुहानी को देखते हैं, जो बहुत क्यूट लग रही होती है। कानों में छोटे-छोटे डायमंड के इयररिंग, गले में एम नाम का पेंडेंट जो मोक्ष ने उसे मंडप में पहनाया था। दूसरा गोरा चेहरा जिसमें हल्की लाली थी।
सिर्फ गुलाबी होंठ सबको बहुत ही खूबसूरत दिखती है और सभी उसे मुंह खोले देख रहे थे। सुहानी ने जब सबको खुद को ऐसे घूरते देखा तो वो मोक्ष के हाथ को खींचने लगती है। मोक्ष उसे देखता है तो मोक्ष के नीचे झुकने को कहती है तो मोक्ष उसे अजीब नज़रों से देख उसकी तरफ झुक जाता है। सुहानी उसके कान की तरफ अपना मुंह करके कहती है, भाभी ये सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? मोक्ष उसकी बात सुन सीधा खड़ा होकर सबको देखने लगता है और अपने कोल्ड आवाज़ में कहता है, क्या हुआ? आप सब रैबिट को ऐसे क्यों देख रहे हैं? मोक्ष की बात सुन सब अपने होश में आए, एक दूसरे को देखते और फिर सुहानी को, मोक्ष को देखने लगते हैं। निहारिका जी सुहानी की तरफ अपनी आंखों से काजल निकाल के सुहानी के कान के पीछे लगाकर कहती हैं, बेटा तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। फिर उसके माथे को चूम लेती है। सुहानी उनकी बात सुन खुश होकर कहती है, थैंक यू मम्मा। तो निहारिका जी उसकी बात सुनकर उसके सिर पर हाथ फेर देती है। तभी आर्यन उनके पास आकर सुहानी को गले लगाते हुए बोलता है, वाह बन्नी तुम तो सच की बन्नी लग रही हो। मोक्ष आर्यन को सुहानी के गले लगते देख उसकी आंखें डार्क होने लगती है। केविन मोक्ष को देख आर्यन के पास जाकर उसे सुहानी से दूर कर देता है। तो आर्यन केविन को देख कहते हैं, भाई क्या कर रहे हैं आप? केविन आर्यन को मोक्ष की तरफ इशारा करते हुए, अगर तुम्हें वापस यूएसए नहीं जाना तो प्रिंसेस से जरा दूर ही रहना। उसकी बात सुन आर्यन मोक्ष की तरफ देखने लगता है जो उसे ही अपनी लाल आंखों से घूरे जा रहा था, जैसे अभी उसे जिंदा ही निगल जाएगा। आर्यन डरते हुए केविन के पीछे छिप जाता है। केविन मोक्ष को देख बात को घुमाते हुए कहता है, तुम्हें कहीं जाना था ना, चलो। उसकी बात सुन मोक्ष आर्यन से अपनी नजरें हटाते हुए सुहानी का हाथ पकड़ उसे पहले से बाहर ले जाता है। तो केविन आर्यन की बाल बिगाड़ कर इडियट कह के वो भी पहले से बाहर आ जाता है और आर्यन बेचारी का तो मुंह ही लटक जाता है। निहारिका जी आर्यन को देख के कहती है, तुझे क्या हुआ? तूने क्यों मुंह बिगाड़ के रखा है? उनकी बात सुन आर्यन कहता है, कुछ नहीं मॉम। फिर रुक कर मॉम क्यों ना हम बन्नी के आने की खुशी में घर में एक छोटी सी पार्टी रखें। निहारिका जी उसकी बात सुन के कहते हैं, लेकिन मोक्ष इसके लिए नहीं मानेगा। आर्यन का तो फिर से मुंह लटक जाता है। उसने सोचा था कि अगर घर में पार्टी होगी तो वो सुहानी के साथ पार्टी में खूब मस्ती करेगा क्योंकि उसे सुहानी अपनी तरह लगती थी। निहारिका जी उसे देख पार्टी तो नहीं, लेकिन हाँ एक चीज है जिसके लिए वो मना नहीं करेगा, हम घर में एक छोटी सी पूजा रख सकते हैं। आर्यन उनकी बात सुन खुश होकर कहता है, यस मॉम, ये आइडिया अच्छा है, और उनके गले लग जाता है। फिर दूर होकर, आई लव यू मम्मा, आप सच में बेस्ट हो। निहारिका जी उसके सिर में हाथ फेर कर अपने कमरे की तरफ आ जाती है। तो आर्यन अपने पापा को देख, चलो पापा हम अपना गेम खेलते हैं। और राजी भी उसके कंधे में हाथ रख के उसके साथ ऊपर कमरे में आ जाते हैं जहां दोनों बाप बेटे आपस में चेस खेलते हैं। इधर कार में मोक्ष सुहानी को देखता है जो खिड़की से बाहर पीछे छूटती गाड़ियों को देखती है। अभी उसके चेहरे में दुनिया जहान की मुस्कुराहट थी। मोक्ष एकटक उसे ही देखे जा रहा था और कैबिन रियर व्यू मिरर से दोनों को देख उसके फेस में भी स्माइल आ जाती है। उसे तो अपने दोस्त को इतना खुश देख उसे तो बहुत ही खुशी होती है। वो तो ऊपर वाले को शुक्रिया करता है कि उसने उसकी दोस्त की ज़िंदगी में सुहानी के रूप में खुशियाँ भेज दी है। उसकी आंखें तो मोक्ष की खुशी देख हल्की नम हो गई थी। मोक्ष सुहानी से नजरें हटा के केविन की तरफ देखता है जो उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में नमी देख आंखें बंद करके अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी ड्राइविंग में ध्यान दो, और कार का पार्टीशन ऑन कर देता है। सुहानी उसकी आवाज़ सुन उसकी तरफ देखने लगती है। मोक्ष सुहानी को देख उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा देता है और उसे देख अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, तुम्हें किसने कहा है तुम मुझसे इतना दूर रहो? उसकी बात सुन सुहानी उसे देख, वो अभी मैं पहली बार बाहर आई थी तो मुझे बाहर देख अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ मुझे देखना चाहिए। यू शुड लाइक एनीथिंग मोर देन मी। मोक्ष उसके बाद बीच में काट के कहता है। सुहानी तो उसकी बात सुन मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिला देती है। वो बेचारी करती भी क्या उसके लिए, तो अब मोक्ष की बात और मोक्ष ही सब कुछ था। उसे तो मोक्ष जो बोलता था वो वही करती थी। हाँ कभी कभी मोक्ष के लिए कुछ करने के लिए वो जिद में अड़ जाती थी। सुहानी अपना सिर मोक्ष के सीने में छिपा देती है तो मोक्ष भी एक हाथ उसके कमर में और दूसरा हाथ उसके सिर में रख के सहलाने लगता है। मोक्ष के ये कहने पर कि मोक्ष ही उसकी पहली और आखिरी पसंद होना चाहिए, कुछ ही देर में उनकी गाड़ी ऑफनेस होम के आगे रुकती है। तो आसपास के लोग इतनी महंगी गाड़ी को यहाँ आते देख हैरानी से देखने लगते हैं क्योंकि आज से पहले वहाँ इतनी महंगी गाड़ी कभी आई ही नहीं थी। सब ये देखने के लिए क्यूरियस हो रहे थे कि आखिर इतनी महंगी कार में यहाँ आया कौन होगा। सुहानी कार रुकते सामने की तरफ देखते हुए खुशी से उछलने लगती है और जल्दी से कार का डोर ओपन करने लगती है। मोम जो सुहानी कैसे उछलने से उसे घूरने लगा था क्योंकि सुहानी अभी भी उसकी गोद में थी। वो अपनी सख्त आवाज़ में, रैबिट आराम से, लेकिन तब तक सुहानी कार से बाहर आ जाती है। मोक्ष उसकी ऐसी हरकत देख गुस्से में उसकी आंखें सख्त हो जाती है। वहीं जब आसपास के लोग उस कार से सुहानी को उतरता देखते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रहती है क्योंकि सब सुहानी को अच्छे से जानते थे। सुहानी सबको इग्नोर करके खुशी से अंदर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। सुहानी ऐसी खींचने से पीछे की तरफ गिर जाती है और सीधा किसी के मजबूत सीने से टकरा जाती है। सुहानी अपना सिर पीछे की तरफ घुमाकर देखती है तो उसे मोक्ष की लाल आंखें दिखती हैं
जो उसे ही अपनी खा जाने वाली नज़रों से देख रहा होता है। सुहानी मोक्ष के गुस्से को देख डर जाती है। मोक्ष सुहानी को देख अपने सर दबास में कहता है, तुम्हें मेरे बिना अंदर जाने को किसने कहा? सुहानी मोक्ष की इतनी खतरनाक आवाज़ सुन घबराने लगी और उसका शरीर डर से काँपने लगा था, क्योंकि मोक्ष ने आज तक उस पे कभी इतना गुस्सा नहीं किया था। वो नज़रें नीचे करके अपनी डरी हुई आवाज़ में सो सॉरी हबी। मोक्ष सुहानी को डरता देख अपनी आँखें बंद करके हाथों की मुठ्ठियाँ कस देता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मोक्ष अपनी आँखें खोल सुहानी को गले लगा लेता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है। फिर उसके माथे को चूम लेता है। सुहानी उसके गले लगने से थोड़ा शांत हो जाती है, तो मोक्ष उसे खुद से दूर कर उसका हाथ पकड़ अंदर की तरफ ले जाते हुए बोला, चलो तुम्हारी दोस्त तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। ये सुन सुहानी अब अपना डर भूल जाती है, जल्दी से अंदर की तरफ जाने लगती है। आश्रम के अंदर हॉल में एक लड़की गुस्से से अपने सामने बैठी औरत से कहती है, आज 5 दिन हो गए हैं सुहानी के गायब हुए। मैंने आपको कितनी बार कहा, उसे मार्केट से कोई ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया, लेकिन आप लोगों ने मेरी सुहानी को पता लगाने की कोशिश नहीं की। अगर मेरी सुहानी को कुछ भी हुआ तो मैं आप सबके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगी। इस लड़की की उम्र 18-19 के आसपास होगी। लंबे बाल, गोरा रंग, गहरी काली आंखें, हाइट कुछ 5 फुट 4 इंच। उस लड़की की बात सुन सामने बैठी औरत, जिसकी उम्र 45-50 साल के आसपास होगी, वो गुस्से से अपनी जगह से उठ उस लड़की की गाल में थप्पड़ जड़ देती है, जिससे वो जमीन में गिर जाती है। वो औरत नीचे बैठ लड़की के बालों को पकड़कर खींचते हुए बोली, तू कावेरी को धमकी देगी? भूल मत, मैं इस आश्रम की वार्डन हूँ और कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात तो दूर आंख उठा के भी नहीं देखता, और तू मुझे धमकी दे रही है? बहुत ही याराना था ना तुम दोनों का, बहुत आगे पीछे घूमती रहती थी ना उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जा ढूंढ ले उसे। पर मैं जानती हूँ नहीं मिलेगी वो, क्योंकि वो खुद गई उसके साथ। आज तक कोई इस आश्रम से कहीं नहीं गया। तेरी वो दोस्त कैसे गायब हो गई? वो खुद गई होगी उसके साथ अपनी मर्जी से। ये लड़की कोई और नहीं, सुहानी की दोस्त गीता थी, जो उसकी बात सुन अपनी आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। वो अपनी रोआन सी आवाज में बोली, आप ऐसे कैसे बोल सकती है? सुहानी ऐसी लड़की नहीं है। अरे उसे तो दुनियादारी की भी ज्यादा समझ नहीं, और आप खुद को यहाँ का वार्डन बताती है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो आपको सुहानी को ढूंढना चाहिए था। लेकिन आप तो उसके ही कैरेक्टर पर उँगली उठा रही है। कावेरी जी गीता को कुछ कहती कि पीछे से एक प्यारी आवाज़ आती है, गीता। उस आवाज़ को सुन गीता और कावेरी जी दरवाजे की तरफ देखती है। उनके साथ वहाँ की सभी लड़कियाँ दरवाजे की तरफ देखती हैं, जहाँ पर सुहानी खड़ी गीता को देखे जा रही थी। सुहानी को सामने देख गीता की आँखों में खुशी के आँसू आ जाते हैं। वहीं बाकी सब हैरानी से सुहानी को देख रहे थे, क्योंकि सुहानी पहले से अलग और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। सब लड़कियाँ उसे जलन की भावना से देखने लगती है। कावेरी जी ने अभी भी गीता के बाल पकड़े थे। सुहानी जल्दी से गीता के पास आकर कावेरी जी से उसे छुड़ाते हुए गीता को उठाते हुए बोली, आप गीता को क्यों मार रही है चुड़ैल मैडम? और उन्हें धक्का देके गीता को गले लगा के रोने लगती है। कावेरी जी को सुहानी के धक्का देने और उसके मुंह से खुद को चुड़ैल सुन गुस्सा आ जाता है। सुहानी जब आश्रम में रहती थी और कावेरी जी उस पर और गीता को परेशान करती थी, तो अक्सर सुहानी गीता के पास आकर कावेरी जी को चुड़ैल, भूतनी, सुपनखा, पता नहीं कितने नामों से बुलाती थी, और गीता उसकी बात सुन मुस्कुरा जाती थी, क्योंकि अक्सर सुहानी ये सारी बातें उनके पीछे बोला करती थी। लेकिन आज सुहानी ने तो कावेरी जी के मुँह पे ही बोल दी थी। कावेरी जी गुस्से में सुहानी को गीता से अलग करके कह रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल कहने की? इतना बोल वो सुहानी पर हाथ उठा देती है, जिससे सुहानी डर से अपनी आंखें बंद कर देती है। लेकिन कावेरी जी के हाथ उठाते ही कोई उनके हाथ को हवा में ही रोक देता है। कावेरी जी अपने हाथ में किसी के मजबूत हाथों की पकड़ देख गुस्से से सामने देखती है, तो उनका शरीर डर से कांपने लगता है, क्योंकि सामने मोक्ष अपनी लाल आंखों से उन्हें ही घूरे जा रहा था और उसी ने कावेरी जी के हाथ को पकड़ा हुआ था। मोक्ष उनके हाथों को पकड़ मजबूत कर देता है। कावेरी जी को अपने हाथ में दर्द होने लगता है। मोक्ष कावेरी जी के हाथ को घूरने लगता है, तो इसी बात से गुस्सा आ रहा था। अगर वो सुहानी को थप्पड़ मार देती तो उसकी रैबिट को कितना दर्द होता, यही सोच सोच के उसके हाथ कावेरी जी के हाथों में कसते जा रहे थे। कावेरी जी दर्द भरी आवाज में, छोड़ो मेरे हाथ को, कौन हो तुम और ऐसे कैसे मेरे आश्रम में घुस गए? मोक्ष उनकी बात सुन डबल स्माइल करने लगता है और अब एक झटके में उनका हाथ छोड़ देता है। सुहानी तो वार्डन की आवाज़ सुन अपनी आंखें खोल देखने लगती हैं, लेकिन जब वो मोक्ष को देखती है तो खुश हो जाती है और गीता के पास आ जाती है। मोक्ष पूरे आश्रम को देखते हुए, अच्छा तो क्या कहा आपने, ये आश्रम आपका है? कावेरी जी तो उसके ऐसे कहने पर डरने लगती है। वो तो बस इस आश्रम की वार्डन थी, ये आश्रम का असली मालिक कौन था ये तो उसे भी नहीं पता था। वो तो सिर्फ यहाँ की देख रेख करती और खुद को आश्रम का मालिक समझकर सब पर हुक्म चलाती थी। मोक्ष उनको घबराता देख केवल हंसी हंसता है,
फिर काविन की तरफ देख इशारा करता है। काविन हमें अपना सर हिला के उनके पास आकर पेपर दिखा के कहता है, आप क्या कह रही थी? ये आश्रम आपका है, पर इनके हिसाब से पेपर की तरफ इशारा कर तो ये आश्रम मिस निहारिका राज खुराना का है, वो इस आश्रम की ओनर है। तो आप किस बेसिस पे खुद को यहाँ की ओनर बता रही है? सुहानी तो काविन की बात सुन चौंक जाती है और मोक्ष को देखने लग जाती है। उसे तो पता ही नहीं था ये आश्रम खुराना का था। काविन कावेरी जी को देख कहता है, आपने जितने भी यहाँ आश्रम में इलीगल काम किए हैं सारा चिट्ठा है हमारे पास और कुछ ही देर में पुलिस भी आ जाएगी। काविन की बात सुन कावेरी जी के माथे से डर से पसीना आने लगता है। पुलिस की बात सुन तो वो डर से कांपने लगती है। वो डरते हुए, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाइए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, पर पुलिस को नहीं। इतना कह के वो रोने लगती है। काविन उनकी बातों को सुन उन्हें इग्नोर करके मोक्ष को देखता है। मोक्ष सुहानी की तरफ आके कहता है, रैबिट तुम्हें गीता से बात नहीं करनी? तुम तो कह रही थी कि तुम्हें उसे अपनी न्यू फैमिली के बारे में बताना है। मोक्ष की बात सुन गीता सुहानी को देखने लगती है। सुहानी खुश होते बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तो मोक्ष सुहानी के गालों पर हाथ रख, तो जाओ उसे कमरे में ले जाओ, अच्छे से सारी बात बताना। सुहानी उसकी बात सुन हाँ में अपना सिर हिलाकर गीता का हाथ पकड़ उसे गीता के रूम की तरफ ले जाती है। मोक्ष के एक्सप्रेशन अब चेंज हो जाते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये न्यू स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।